अगर टैरिफ भी लगाते हैं, आई अंडरस्टैंड कि हमारी ज़िंदगियां मुश्किल होंगी, हालात आपके भी सही नहीं होंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि इन्फ्लेशन जो अमेरिका में इस वक्त है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ द बाइडन। ब्लेम पॉलिटिक्स जो कि तीसरी दुनिया में है, वही डोनाल्ड ट्रंप यूज़ करें, क्या फरमाएंगे? बिल्कुल। देखिए, एक तो दो तीन चीजें। एक तो यह है कि जो पॉलिटिकल रेटरिक होता है, यानी कि जो आपका सियासी बयानिया होता है, और वो यकीनन हकीकत के करीब होता है लेकिन हकीकत होता नहीं है। सदर ट्रंप की जानिब से जो उनका ये आइडिया है, उनका ये ख्याल है कि अगर क्योंकि देखिए, यानी आप थोड़ा कनाडा पर आने से पहले अगर थोड़ा जूम आउट करके ये देखें कि अमेरिका पूरी दुनिया के साथ तिजारत करता है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है अमेरिका। अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट पूरी दुनिया के साथ है, जिसमें कनाडा भी शामिल है, चाइना, यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है। 45 अरब डॉलर का तो सिर्फ ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का इंडिया के साथ है। और कनाडा के साथ भी कोई मेरा ख्याल है 250 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है। अब ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि अमेरिका अगर कनाडा के साथ बिजनेस कर रहा है तो वो 200-250 अरब डॉलर साल के नुकसान कर रहा है। इसी तरह अगर वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है तो 45 अरब डॉलर। इन अदर वर्ड्स यू विल से उसकी खरीदारी ज्यादा है, बेचता कनाडा को कम है। बिल्कुल। और साथ ये कि अभी ट्रंप का ये उनका बयानिया है, और ये यहाँ पर उनके सपोर्ट जो बेस है उसमें बिक भी रहा है। मतलब उन्होंने जब इंडिया के हवाले से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि देखें, हमारे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल जब हम इंडिया बेचते हैं तो वो 100% ड्यूटी लगाते हैं ऊपर। लेकिन जब इंडियन मोटरसाइकिल, जैसे मैंने अभी तक इंडिया का मोटरसाइकिल अमेरिका में देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है छोटे स्कूटर बूटर कहीं आया हूं, तो कहते हैं कि जो हम उनसे इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, उस पर हम सिर्फ 2.5% ड्यूटी लगाते हैं। तो कहते हैं कहाँ फेयरनेस है। तो उन्होंने जो उसूल किया कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स, जिस पर के बड़ा दुनिया में एतराज हो रहा है, और उसी पर मैं आ रहा हूं जो आपने कहा है कि यहाँ पर आप लोगों की जिंदगी भी खराब होगी, या उसको कहीं ना कहीं आपको उसका महसूस होगा जो असर है। और वो आई एग्री विद यू कि बिल्कुल असर आएगा, क्योंकि देखें दुनिया बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। अगर डिट्रॉइट में गाड़ियां बनती हैं तो उनके पुर्जे कनाडा में बनते हैं, उनके पुर्जे मैक्सिको बनते हैं। अगर आप 25% टैरिफ्स कनाडा और मैक्सिको पर लगाते हैं, जो कि आने वाले दिनों में शायद उन पर अमल दरामद शुरू हो जाए। अगर शुरू हो जाए तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूं मैं आपको कि यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि जो सिर्फ गाड़ियों की कीमत है उसमें कम से कम 3 से 5 हजार डॉलर पर व्हीकल जो है वो प्राइसेस में इंक्रीज या ज्यादती आ सकती है। और इनका सबसे ज्यादा असर शायद उन गाड़ियों पर हो जो कि अमेरिका जो है, यानी उनके पुर्जेजात जो है अमेरिका से बाहर बनते हैं, और तकरीबन हर गाड़ी के पुर्जे अमेरिका से बाहर बनते हैं। अमेरिका में तो वेंडर इंडस्ट्री इसलिए ज्यादा नहीं पनप पाई क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत हाई है। इसलिए चाइना की वो स्पेस है जो कि चाइना ने रखी हुई है। बहुत लोगों का ख्याल है कि शायद वियतनाम और इंडिया वो स्पेस कवर कर ले, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि वो स्पेस वो ममालिक नहीं कवर कर सकते। उसकी वजह यह है कि उनकी इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं है जितनी बड़ी अमेरिका की मार्केट है। इसी तरह जो कनाडा से तेल आता है, ऑयल, अमेरिका का जो ऑयल का काफी बड़ा हिस्सा जो कनाडा से आता है, जो जिनको हम कहते हैं कैनेडियन टार ऑयल, जो है सैंड से जो निकालते हैं तेल, वो तेल जो है यहाँ आता है। अभी उस पर भी उन्होंने 10% ड्यूटी लगा ली है। अभी जाहिर है कि जो लैंडिंग कॉस्ट अगर किसी चीज की बढ़ेगी तो जो बिजनेस मैन है वो जो लैंडिंग कॉस्ट है वो अपनी जेब पे उसका बोझ नहीं डालेगा, वो बोझ मेरे और आप पर आएगा। क्योंकि वो चीजें जाहिर है कि कनाडा ने भी कहा हम रेसिप्रोकल बुनियाद पर आप पर टैक्स लगाएंगे, तो जो अमेरिकी अशिया यहां से जा रही है वो भी महंगी होंगी। तो होगा क्या, उसके दो बड़े नुकसानात जो है वो मुमकिन तौर पर नजर आ रहे हैं। एक तो यह है कि लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी कि ठीक है मैं गाड़ी नहीं लेता, मैं अपनी पुरानी गाड़ी के साथ ही गुजारा कर लूंगा। तो जो कार डीलरशिप्स हैं इनके पास गाड़ियां ओवरफ्लो करना शुरू हो जाएंगी, या फिर कार की कंपनियां जो है, स्पेशली डिट्रॉइट की कंपनियां पहले से काफी वल्नरेबल हैं, तो वो जो है बैंक्रप्सी फाइल करना शुरू कर देंगी। लोग नौकरियां उनकी जा सकती हैं। या फिर अगर ट्रंप जो पैसा जमा कर रहे हैं टैरिफ्स के जरिए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया के साथ जो ट्रेड करता है उसमें अमेरिका हर साल 1,000 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान कर रहा है।
1000 अरब डॉलर से ज्यादा। और ट्रंप यही कहते हैं कि देखें, हमसे पूरी दुनिया फायदा उठाती है और हमें फायदा नहीं पहुंच रहा। हालांकि इनडायरेक्टली अमेरिका को फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर जो हैं उनको चीजें सस्ती इसलिए मिलती हैं कि चाइना में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, और वो यहाँ आती है तो लैंडिंग कॉस्ट उनकी कम होती है बनिस्बत उसके जो यहाँ बनती है, और उसकी वजह से वो मुकाबला फिर अमेरिकी नहीं कर सकते। और वैसे भी यहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। गर्चे ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी आप यहाँ पर कारखाने लगा लें, मेरा ख्याल है लगा भी लेंगे, बहुत सारी कंपनीज लगा लेंगे, नहीं कि प्राइस लेकिन कॉस्ट जी आपकी लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सर। आपको यहाँ पर बहुत महंगा और पड़ेगा। चीज़ की तरफ भी लेके जाना चाहती हूँ। आप एक अरसे से पाकिस्तान में भी आपने रिपोर्टिंग की, एज ए मीडिया पर्सनल रहे आप, आज अमेरिका में भी हैं, पढ़ाते भी हैं, यू हैव सीन दीज थिंग्स। हैव यू एवर सीन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अगर कोई इंटरव्यू होता है तो ही इज़ द मैन हु इज़ सेंटर होता है, फोकस होता है हर एक का। मगर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एनी प्रेसिडेंट इवन इन द ओवल ऑफिस ही डज गो फॉर द, अभी फॉक्स के साथ भी वो इंटरव्यू में गए हैं, तो वो एलन मस्क की जो अथॉरिटी है कि वो इन बिटवीन बोल भी सकता है जब प्रेसिडेंट बात करे, हालांकि उनकी बात को काटा नहीं जा सकता ओवल ऑफिस में, बल्कि उनके बेटे ने भी मुकम्मल तौर पे इंटरफेयर किया। अभी बल्कि मैं दो चीज़ें आपके साथ कवर कर सकती हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एलन मस्क की बहुत तारीफ़ की, उन्होंने कहा आई रिस्पेक्ट हिम, आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम, आई नेवर न्यू इज़ अ राइट मैन, ही इज़ 100% जीनियस, ही हैज़ गॉट so many brilliant young people working, he has 180 IQ के लिहाज से उन्होंने बात की, जिसके जवाब में एलन मस्क ने कहा, इन टर्न उन्होंने कहा, Donald Trump, I love the president, I want to be clear about that, Musk said, I think the President Trump is a good man. So it's a reciprocal तारीफ कर करके. Did you ever see it ever before, the President of America to go for an interview in the presence of somebody जिसमें वो उसको इंटरवीन भी कर सके और इंटरप्ट भी कर सके? मैंने नहीं देखा, लेकिन एक और ध्यान में रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है ही नहीं, और इसीलिए शायद उन्होंने अपने लिए सपोर्ट बेस भी बनाई है। क्योंकि अमेरिका में जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस की क्लास है, जिसमें मैं जो बाइडेन को शामिल करता हूँ, बराक ओबामा को शामिल करता हूँ, मैं इसी तरह जो बुश थे उनको शामिल करता हूँ, जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे सारे के सारे बेसिकली वो क्या कहते हैं, वॉशिंगटन इनसाइडर्स कहीं ना कहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियंस की वो रेयर ब्रीड है जो कि आपको वॉशिंगटन आउटसाइडर्स ही के कैटेगरी में नजर आएगी, और उसकी वजह यह है कि वो उनके जो लाइन है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी जो उनकी लाइन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। वो स्ट्रेट शूटर हैं, वो स्ट्रेट शूटर थे, और हमेशा से वो अपनी जो जिस किस्म की उनकी जुबान है, यानी कि वो कि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कह सकते हैं और बड़े ब्लंट हैं, और बहुत सारे लोग उनको इस बात पे पसंद भी करते हैं कि कम से कम ये मुनाफिक नहीं है, और अगर आपके साथ अगर ये डिसएग्री करते हैं तो आपके सामने कहते हैं कि हाँ मैं आपसे यहाँ पर डिसएग्री करता हूँ। यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है इनके टैक्सेशन सिस्टम बहुत बुरा है, ये हमारे साथ बहुत ज्यादती करते हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर को साथ बिठाया हुआ उनको कह रहे हैं कि ये हमसे फायदा उठा रहे हैं, हम इन पर भी टैक्स लगाएंगे। तो ये उनका एक जो आपको कहीं पर जिस तरह आप कह रही है प्लस है, हाँ ये जी, तो इसलिए उनका उसी की वजह से फिर लोग उनको ज्यादा ऑथेंटिक भी समझते हैं कि शायद ये कम से कम मुनाफिक नहीं है, क्योंकि जो बाइडेन या कमला हैरिस या उनसे पहले जितने भी सदूर आए हैं या नायब सदूर आए हैं, उनमें आपको सियासत ज्यादा नजर आती थी, और पॉलिसी को वो एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर इस्तेमाल करते थे। वो हर पॉलिटिशियन इस्तेमाल करता है, सदर ट्रंप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो छुपा के इस्तेमाल करते थे, सदर ट्रंप बता के इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया, तो ये फर्क है। बहुत शुक्रिया। आज मैं ये भी खटक साहब की मौजूदगी में अगर वो मुझे करेक्ट कर लें,
टॉप प्रोसिक्यूटर जो नामजद किया है जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ये वो शख्स है जिसने डोनाल्ड ट्रंप का पूरा साथ दिया। जनवरी 6 के वाक़यात में भी ये मौजूद थे, वहाँ से इन्होंने ट्वीट भी किया था। और बल्कि इस ओहदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पेंटागन की शख्सियत थी जो कि आई बिलीव बुश के दौर से ही वॉज इन दी सीक्वेंस, उसकी बजाय इन्होंने अल्टीमेटली जो अपॉइंट किया है एज अ टॉप प्रोसिक्यूटर, बिकॉज कंजर्वेटिव हैं, राइटिस्ट हैं, उनको एड मार्टन का इंतखाब किया। 1 मिनट में अगर मुझे बता दें, जो प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट थे पेंस लास्ट टाइम, ही केम आउट एंड ही सेड मैं डिफेंड करूंगा अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में मैं रुकावट बनूंगा। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने? ये कहा था कि there is nobody to oppose him right now, but आई विल कम आउट एंड अपोज हिम। ट्रंप 2.0 को मैं अपोज करूंगा। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है अपोज करना तो कोई यानी सारे ही अपोज कर रहे हैं जो उनके साथ सियासी मुखालिफिन हैं, चाहे वो उनकी अपनी पार्टी ही के क्यों ना हो। माइक पेंस उन्हीं की पार्टी के हैं, तो मुखालफत मेरा नहीं ख्याल, सवाल ये नहीं है कि मुखालफत कर रहे हैं, मुखालफत तो हर कोई कर रहा है जो उनसे नजरियात से उनके इख्तिलाफ रखता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनका रास्ता कौन रोक सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि वो जो कुछ कर रहे हैं उनके रास्ते में इस वक्त अमेरिकी सियासी और आईनी निजाम के अंदर क्या चीज है जो उनको रोक सकती है। अगर वो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि कानून की नजर में गलत है, तो वो एक वाहिद इदारा है और वो अमेरिका की जुडिशरी है। देखिए, जब से ये हुकूमत में आए हैं कम से कम 40 लॉ सूट्स आ चुके हैं। 70 आप 70 हो गए होंगे जो मैंने अभी 2-3-4 दिन पहले देखे थे। तो वो तो डेली जिस हिसाब से वो क्या कहते हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर्स लाते हैं, उसी हिसाब से लॉ सूट्स भी आ रहे हैं। तो शायद ये 70 आ जाए तो शायद हम दोबारा कभी बात करें तो ये 150 तक पहुंच चुके हों, क्योंकि जिस तेजी से वो यानी एक्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं ना लाइटनिंग स्पीड के साथ, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि वाहिद एक ही इदारा है जो कि अमेरिका की अदालतें हैं, और अमेरिका की अदालतें ही कहीं ना कहीं आपको फैसला करते नजर आ रही है। और आखिर में मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े सवाल जो हैं वो शायद अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अब इस सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेस की अक्सरियत है वो सारे कंजर्वेटिव हैं, और सदर ट्रंप कंजर्वेटिविज्म में तो यकीन रखते ही हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो कंजर्वेटिविज्म से ज्यादा लॉयल्टी में यकीन रखते हैं कि अगर कोई शख्स उनके साथ लॉयल है तो वो उसके साथ उस हद तक जाएंगे कि जिस तरह इलॉन मस्क का वो छोटा बेटा उनके साथ खड़ा हुआ है और वो तकरीर भी कर रहे हैं, इलॉन मस्क भी बोल रहे हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह की एक फैमिली अफेयर है। इट्स नॉट अ फॉर्मल सेटिंग बट ही इज टॉकिंग फॉर्मली। तो ये चीजें आपको अमेरिका में बहुत कम नजर आई है। कम से कम मैंने जब से मैं अमेरिका का मुशाहिदा कर रहा हूँ बहैसियत एक तारीख के तालिब इल्म के, तो मैंने ये बहुत कम देखा है, क्योंकि ट्रंप जो है वो एक गैर रिवायती सियासतदान है जो कि बहुत ज्यादा साफ गो है, और इसी साफ गोई की वजह से बहुत सारे लोग उनको नापसंद भी करते हैं और बहुत सारे लोग उनको पसंद भी करते हैं। वजह यह है कि वो लोग जो कि सियासत में यकीन रखते हैं या डिप्लोमेसी में यकीन रखते हैं, वो तो कहते हैं कि हाँ ये जो है बड़ा ब्लंट तरीका है, लेकिन वो लोग जो कि रिजल्ट्स में यकीन रखते हैं वो कहते हैं नहीं, ही इज अ स्ट्रेट शूटर। बस उन्होंने देख लिया कि हाँ ये रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग है, और उन्होंने तो ब्लेम भी यूक्रेन पे लगा दिया कि जंग तुमने शुरू की थी, और जंग, और वो बात गलत भी नहीं है बाय द वे। मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल जो नेटो का ना हिस्सा बनता तो यस एग्जैक्टली, तो ये तारीख तो जो दी थी ना वो अमेरिका और यूरोप ने दी थी ना नेटो को वहां लेके जाते, ना वो कहता मेंबर बनता। ईस्टवर्ड एक्सपेंशन क्यों की? अगर आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना करते तो 2014 में क्राइमिया भी यूक्रेन से ना जाता, रूस उसका कब्जा ना करता, लेकिन इंटरवीन भी तो बाहर वालों ने मरवा दिया ना, और वो तो हकीकत में एक्टर ही है। जो ज़ेलेंस्की इज एन एक्टर, और उसको जो लेके आए थे उसको कॉमेडियन है ना वो, यही लोग अपनी मर्जी से लेके आए थे बिकॉज ही वाज देयर टाउट। और वो भी इलेक्शन में रेजीम चेंज हुआ था ना, रेजीम चेंज हुआ था, बिल्कुल वहां भी रेजीम चेंज हुआ था।
बहुत उसके सारी नतीजे में सीरियस फिर आए। बातें जो आपसे मेरी करने को दिल करता है। ये साहब, आपको मैंने मार्टन का भी जो टॉप प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है, वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े इत्तेहादी पसंद करने वाले, इनको फेवर करने वाले हैं। और ये हफ्ते को वो कहते हैं दाखिली हंगामे भी हुए हैं। अमरीकी अटॉर्नी के दफ्तर में आला फौजदारी प्रोसिक्यूटर डेनिस च्यूंग ने मंगल को इस्तीफ़ा दे दिया। और ये जो इस्तीफ़ों की ये रूटीन अब अमेरिका में भी चली है, निक्सन के बाद अब ये चली है। और मार्टन ने दीगर की तरफ से बाइडन इंतज़ामिया के तहत मौसमियाती फंडिंग की तहकीकात के लिए ग्रैंड जूरी की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म, ग्रैंड जूरी का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। तो ये लॉलेसनेस देखिए किस तरफ को लेके चलती है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू, प्लीज़ हमें कभी टाइम, मुझे पता है बहुत मसरूफ है, मगर यकीनन आपकी नज़र तो होगी, तो आप प्लीज़ हमारे साथ कभी शामिल हो जाया करें। इंशाल्लाह, एनी टाइम, So kind of you. We are definitely, हमें आप पे फ़ख्र है जनाब। Thank you so much.